स्वागत है बच्चों आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। चर्चा कर रहे थे हम कक्षा 12 के इतिहास विषय और अध्याय था भारत के प्राचीन राजवंश। हमने चर्चा की मौर्य साम्राज्य पर। किस तरह मौर्य साम्राज्य एक चाणक्य नामक ब्राह्मण की सहायता से खड़ा किया गया और किस तरह उसने अपना विस्तार पूरे भारतवर्ष में कर दिया। वो भारतवर्ष जिसकी सीमाएं वर्तमान के नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार तक थी, बिना किसी वर्तमान राजनीतिक सीमाओं से बंधा हुआ। लेकिन अंजाम क्या हुआ? बेहतर से बेहतर राजा चाहे अशोक हो चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, इन्होंने दिए, लेकिन अंत में बृहद रथ के साथ इस महान साम्राज्य, महान राजवंश का अंत हुआ। उसके बाद लंबे समय तक कोई भी ऐसा एक भी राजवंश नहीं आया जिसने भारत को अखंड रूप में परोया हो। लेकिन इसी की शुरुआत हुई श्रीगुप्त नाम के एक व्यक्ति से। श्रीगुप्त कौन था ये? यदि पुनः अभिलेख की बात करें तो ये था एक सामंत। सामंत का क्या आशय हुआ? देखिए बच्चों, पुराने समय में राजा अपनी कुछ भूमि या भूमि का टुकड़ा किसी ना किसी व्यक्ति को जो जिसने उसके नीचे काम किया हो उसको उसके वेतन के रूप में या उसकी बख्शिश के रूप में दे देते थे। इसी प्रकार जन्म हुआ श्रीगुप्त का, यानी कि वो चर्चा में आया, वो एग्जिस्ट हुआ। तो श्रीगुप्त को भी संभवतः किसी राजा ने उस समय किसी राजा ने एक बड़ा भूमि का टुकड़ा दिया था। भूमि के टुकड़े से आशय कुछ गांव दिए थे, कुछ कृषि योग्य भूमि दी थी ताकि उससे वह अपना निर्वहन कर सके। और इसी क्रम में आया श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का जो समय माना जाता है वो है 240 ईस्वी से 280 ईस्वी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ईसा पूर्व कतई नहीं है, ये ईसा के बाद का है। पुनः अभिलेख में इस चीज का स्पष्ट जिक्र है कि वो किसी राजा रहकर किसी सामंत के रूप में काम कर रहा था। वो उसे उपाधि थी महाराज की। ठीक है बच्चों, हालांकि हमारे संविधान में अब तो उपाधि का अंत हो चुका है, लेकिन उस समय किसी प्रकार का हमारा संविधान लागू नहीं था। उपाधियों के अंत के बाद में हम बात करेंगे घटोत्कच की। इसके श्रीगुप्त के बारे में हमें ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य को उदय करने वाला, उसकी शुरुआत करने वाला श्रीगुप्त ही था। इसके बाद है घटोत्कच। देखिए बच्चों, ये घटोत्कच महाभारत वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कुछ इधर था। घटोत्कच जो इसका प्रभावती पुनः अभिलेख है उसके अनुसार इसे आदि राज की संज्ञा दी गई थी। आदि यानी कि शुरू से राज करने वाला। ठीक है बच्चों, श्रीगुप्त के बाद गुप्त शासक था, लेकिन अभी तक भी जो गुप्त साम्राज्य इतना अपनी सिरे पर नहीं पहुंच चुका था। ठीक है बच्चों, इसमें लगभग 280 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी तक शासन किया। लेकिन अब गुप्त साम्राज्य का एक स्वर्णिम अध्याय शुरू होने वाला है। भारत में यदि बात की जाए कि सबसे स्वर्णिम युग कौन सा था, तो वो था गुप्ता। न केवल सांस्कृतिक, कलात्मक, रचनात्मक, वैज्ञानिक, ज्योतिषी या इन क्षेत्रों में, बल्कि शासन के क्षेत्र में भी इसकी तुलना स्वर्ण काल से की जा सकती है। लेकिन मुख्यतः ये स्वर्ण काल का उस समय के साहित्य के लिए, उस समय की ज्योतिषी विद्या के लिए, खगोल शास्त्र के लिए, विज्ञान के लिए, कला के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, इन सभी चीजों के लिए ये स्वर्ण काल था। कैसे स्वर्ण काल था इसका पता लगेगा हमें घटोत्कच के बाद आने वाले राजा से। उस राजा का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त
इसका हुआ उदय, और इसका जो उदय हुआ उसकी अवधि थी 335 ईस्वी के रूप में। क्या नाम था? चंद्रगुप्त। देखिए प्रथम यह फर्स्ट लाने का है कि इसी राजवंश में उस समय में चंद्रगुप्त नाम के कुछ और राजा भी नहीं होंगे। तो कालक्रम में किसका नाम पहले उसके आगे फर्स्ट या प्रथम, जो उसके बाद आएगा वो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस तरह। हाँ, आपने बहुत सारे इस तरह पढ़े होंगे। तो ये हमने गद्दी पर बैठा था 319 ईस्वी। तो क्या इसमें खास बात? इसमें खास बात थी कि अब इसने साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया था। गुप्त साम्राज्य किसी सामंतवादी विचारधारा से प्रेरित ना होकर एक साम्राज्य रूपी स्थिति में आना इसने शुरू कर दिया था, और इसी क्रम में आया चंद्रगुप्त। ठीक है बच्चों, और इसने शुरू किया एक अश्वमेध यज्ञ। क्या था अश्वमेध यज्ञ? जानते हैं इसको विस्तार से। देखिए बच्चों, इसका जिक्र वेदों में भी किया गया है कि क्या करते थे, एक अश्व को खोल दिया जाता था यज्ञ के बाद में। जिस जिस जगह पर अश्व जाएगा वो क्षेत्र अश्वमेध करने वाले राज्य के अधीन समझा जाएगा, जबकि उस यज्ञ के द्वारा छोड़े गए अश्व को पकड़कर उस राज्य विस्तार को चुनौती देने वाला कोई खड़ा न हो। ठीक है बच्चों, ये एक शांतिपूर्ण किया जाने वाला राज्य विस्तार था। ये नहीं है कि हमें राज्य विस्तार करना है तो हमेशा ही हम युद्ध करेंगे। युद्ध से पहले इस विकल्प को अपनाए कि अगर शांति प्रिय तरीके से कोई हमारी सत्ता से, हमारे प्रभुत्व से प्रभावित होकर हमारी अधीनता स्वीकार करना चाहे तो कर सकता है। यही किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। अश्वमेध करने वाला प्रथम और प्रतापी शासक था चंद्रगुप्त। और इस चीज का जिक्र किया गया है प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग अभिलेख। बहुत सुना सुना नाम आ रहा है ना? बिल्कुल, प्रयाग अभिलेख वही है जो अशोक, जो मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक था। उसने मौर्य साम्राज्य की सीमाओं को सबसे अधिक एक्सपेंड किया, सबसे अधिक विस्तार किया उसका। ठीक है ना बच्चों? प्रयाग प्रशस्ति में भी इस अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किया गया है। और इस व्यक्ति ने महाराज धिराज, इस उपाधि को धारण किया। देखिए बच्चों, एक खास बात हो कि कभी भी युद्ध किया जाता था, उसके विस्तार किया जाता साम्राज्य का, उसका उद्देश्य था कि एक प्रभावशाली शासक की स्थापना करना। यदि कोई प्रदेश जैसे अपना भारत है वो छोटे छोटे रियासतों में बटा होगा या छोटे छोटे जनपदों में, महाजनपदों में बटा होगा, तो उनमें परस्पर संघर्ष होगा, कंपटीशन की कमी हो जाएगी। ठीक है, एक छत्र राज्य न होने से वहां पर भ्रष्टाचार बढ़ेगा, शासन कराना मुश्किल होगा क्योंकि संसाधन कम होंगे। लेकिन बड़ा राज्य होने का सुख या उसका लाभ यह है कि एक छत्र शासन होगा, कोई किंतु परंतु नहीं होगी, और एक बेहतरीन व्यवस्थित शासन दिया जाएगा क्योंकि वहां पर रिसोर्स कम नहीं है, वहां पर किसी बुद्धिमानी व्यक्ति की कमी नहीं होगी। ये सभी बातें ठीक है ना? तो इसलिए साम्राज्य विस्तार करते थे, और ये नहीं था कि हमेशा मारकाट करके ही साम्राज्य का विस्तार किया जाए। अश्वमेध यज्ञ इसका प्रमुख चीज था। अब उस समय नेपाल का नाम उस समय नेपाल ना होकर लिच्छवी था। ठीक है, लिच्छवी साम्राज्य था। तो लिच्छवी साम्राज्य और चंद्रगुप्त प्रथम के बीच में संघर्ष हुआ। ठीक है, संघर्ष का अंत हुआ एक संधि से, क्योंकि दोनों ही अपनी स्थिति, सामरिक स्थिति कहें या अपने सैन्य ताकत में एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। हाँ, हो सकता है कि गुप्त साम्राज्य थोड़ा सा उनसे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा हो, लेकिन दोनों की टक्कर बराबर थी। अंत में एक समझौता हुआ कि हम आज के बाद अपनी सीमाओं का निर्धारण करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, तथा एक सबसे महत्वपूर्ण बात हुई कि चंद्रगुप्त प्रथम से लिच्छवी गणराज्य की पुत्री का विवाह कर दिया जाएगा। अभी विवाह वाली क्या चीज है? वो है ना, सुना कि इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदले कि अगर उसके विवाह
चंद्रगुप्त के ससुराल नेपाल में होंगे तो ये संधि के टूटने का खतरा कम रहेगा, क्योंकि ऐसा हो कि इस घर में तुमने अपनी बेटी दी है, यहाँ पर अपना हमला क्यों करें, है ना। यहाँ चंद्रगुप्त सोचते हैं कि यहाँ पर तो मेरे ससुराल है, यहाँ पर हमला क्यों किया जाए। तो इस तरह से पुत्रियों का विवाह करने का प्रचलन आम ही था। ये प्रचलन शायद अब भी हो, है ना, लेकिन इसका जिक्र राजस्थान काल में या 17वीं या 18वीं शताब्दी तक भी देखा गया है। इसके बाद आए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का शासन सबसे बेहतरीन शासन माना जाता है गुप्त साम्राज्य में। जितनी तरक्की चाहे कला क्षेत्र में हो, चाहे सीमाओं के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, ज्योतिष क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जितनी तरक्की जितना विकास समुद्रगुप्त के समय में हुआ था उतना कभी भी नहीं हुआ था। और समुद्रगुप्त इसकी गद्दी पर बैठने का समय था 335 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व ईस्वी, ठीक है। तो की बात समुद्रगुप्त। हरे पेंसिल देखिए बच्चों, आपसे एक प्रश्न है कि समुद्रगुप्त का जिक्र किस अभिलेख में है। वो है प्रयाग प्रशस्तियां, प्रयाग अभिलेख। इसका जिक्र हमने पिछले अध्याय में किया था कि किस तरह से हमें सिक्के या अभिलेख मिले हैं जो हमें पूरा अपना पास्ट जानने में मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध पराक्रम, अश्वमेध पराक्रम, इस तरह की पंक्तियां उसके द्वारा चलाई गई। उसने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया था, करवाया था। उसके द्वारा करवाए गए अश्वमेध के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर ये पंक्तियां देखने को मिलती हैं, जिससे हमें पता लगता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और वो कितना प्रभावशाली था। ठीक है, तो उसने अपने राज्य की सीमाओं के विस्तार करने के लिए कितना कुछ किया। ठीक है, इसके अलावा उसका जो व्यक्तित्व था, जो प्रयाग प्रशस्ति है, उसके व्यक्तित्व के बारे में भी बताता है कि वो कितना नेक, कितना दयालु, कितना अच्छा शासक था। उसका व्यक्तित्व कितना ब्राइट, कितना उज्ज्वलित था। और साथ ही साथ वो बेहतरीन शासन देने के लिए भी विख्यात है। ठीक है, इसका जो वर्णन किया गया है वो किया है कवि हरिसेन ने। हरिसेन ने से इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी जानकारी प्राप्त होती है बच्चों। और इसने जो अपना अधिकांश भाग कार्य किया है वो किया है प्राकृतिक भाषा। इस तरह से सारा चल रहा था। समुद्रगुप्त को इसकी प्रशस्ति में कविराज की भी उपाधि दी गई है। कविराज, क्योंकि इससे हमें पता लगेगा कि ये कविताएं लिखने सुनने में बहुत ही माहिर था। इसके अलावा कुछ इसके शौक और भी थे। इसका सिक्का मिला है जिस पर समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए प्रतीत हो रहा है। यानी कि स्वाभाविक सी बात है कि ये संगीत और गीत का बहुत ही प्रेमी रहा होगा। वाद्य यंत्र को बनाने इसके निपुणता रही होगी, स्वाभाविक सी बात है। इसके अलावा ये एक विद्वान, शासक, संगीतज्ञ, दानी, धर्म प्रेमी, सभी इसमें जितने भी एक व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए जितने भी बातें होंगी उन सभी की होने की बात की गई है। और पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने की संकल्प, या वही संकल्प जो चंद्रगुप्त मौर्य में था, जो चाणक्य में था, उसी संकल्प को लेकर ये पैदा हुआ था और उसी का ये निर्वहन कर रहा था। ठीक है ना। इसके आने के बाद एक मानो नए युग की शुरुआत हो गई थी। कैसे कि इससे पहले मौर्य ने जितनी भारत की तरक्की की, उसके बाद उनका पतन हुआ, फिर से भारत टुकड़ों में बंट गया था। लेकिन इसके आने से एक वही उम्मीद पुनः जगी और उसका जो पूरा काम था वो शुरू हो गया था। अब देखिए बच्चों, इसका मैदान जो था वो था सिंधु गंगा
क्षेत्रों में। सिंधु गंगा क्षेत्र का होने का तात्पर्य है कि पश्चिम में ये सिंधु नदी से मिलता था और पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियां। कहने का तात्पर्य है कि इसका राज्य विस्तार पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर और पूर्व में लगभग बांग्लादेश तक रहा होगा, ऐसा हमारी मान्यता है। हालांकि दक्षिण में इसकी विजय इतनी नहीं थी, लेकिन दक्षिण के 12 राजाओं को हराने का उल्लेख मिलता है। दक्षिण की कुछ छोटे छोटे बड़े बड़े 12 राजा थे जिसको इसने हराया था। और इसका एक नियम था, इसका एक नेम था, वो था जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह मोक्षानुग्रह। ग्रह मोक्षानुग्रह क्या तात्पर्य है इसका? सबसे पहले ग्रह कि शत्रु को जीतो, ठीक है ना, शत्रु पर विजय प्राप्त हो, चाहे वो कूटनीतिक तरीके से हो या फिर कैसे भी। उसके बाद है मोक्ष। मोक्ष तो अपने जैसे व्यक्ति मर जाता है ना, वो मोक्ष कहलाता है। लेकिन मोक्ष का तात्पर्य है कि शत्रु को माफ कर दो। और अनुग्रह इसका तात्पर्य है कि उसका राज्य उसे वापस लौटाओ। इसका क्या तात्पर्य है? देखिए बच्चों, यदि उसने राज्य जीत लिया और उस पर कोई धौंस दिखाई, तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस व्यक्ति से, जिस राजा से उसने राज्य जीता है, वो कभी ना कभी तो विप्लव कर देगा, क्रांति कर देगा। तो यदि उसका राज्य उसे क्षमा करके लौटा दिया जाए तो उसका बड़पन रहेगा और वो राजा सदैव उसका ऋणी रहेगा और उसके संरक्षण में, उसके अधीन होकर हमेशा काम करेगा, ठीक है ना। क्योंकि उस समय इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी कि हम तुरंत फाइटर जेट भेजकर उस पर काबू कर लें राज्य पर, है ना। और दूसरी बात, अगर काबू कर भी हैं किसी तरह से अपनी फौज वहां पर उस राज्य में रख भी दें इतने दूर राज्यों पर, तो कहीं ना कहीं हमेशा एक संभावना बनी रहेगी कि वो राजा अपने राज्य को वापस प्राप्त करने के लिए क्रांति को भड़का सकता है, ठीक है ना बच्चों। अब उस समय राष्ट्रतात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों तरह के राज्य रहे होने की पूरी संभावना है। कुछ ग्रंथों का भी उल्लेख किया गया है जो आपके बुक में आप पढ़ सकते हैं उनको, ठीक है बच्चों। स्मिथ ने, एक स्मिथ जी के कवि थे, इन्होंने कहा है कि समुद्रगुप्त सबसे प्रतापी राजा था गुप्त वंश का, ठीक है ना बच्चों। और एक सबसे खास बात कि जो समुद्रगुप्त था उसको साम्राज्यों का संहारक भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बच्चों। अब इसके बाद बात आएगी चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए समुद्रगुप्त ने 40 वर्ष तक शासन किया अपना। उसके बाद 40 वर्षों तक एक स्वर्णिम अध्याय लिखने के बाद आया उसका पुत्र चंद्रगुप्त, और उसने अपना शासन अपने पिता के 40 वर्ष के शासन के बाद में शुरू किया। 375 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी। 414 आपने पहले भी कभी सुनी है? बिल्कुल सुनी है, इसका जिक्र हम आगे करेंगे। क्या था 414? देखिए बच्चों, चंद्रगुप्त का अध्याय शुरू हो चुका था। ऐसा नहीं है कि इससे पहले समुद्रगुप्त, उससे पहले उनके पिताजी, इनके बीच में कोई नहीं आया था। इनके बीच में आया था एक राधागुप्त, ठीक है ना। लेकिन राधागुप्त ज्यादा समय के लिए शासक नहीं रहा, यहाँ उसको बनने नहीं दिया गया क्योंकि वो एक अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक होने का तात्पर्य उसमें दूरदर्शिता का अभाव, योग्यता नहीं था वो, ठीक है, उसमें बहादुरी नहीं थी, बहादुरी की कमी थी, यहाँ बहुत कुछ ऐसा कहा जा सकता है। तो समस्त गुप्त राजाओं में समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सर्वाधिक शौर्य और विरोचित प्रतीत होता है, ऐसा हमारे पास है उल्लेख, ठीक है ना। और एक था वाकटक राज्य। वाकटक से चंद्रगुप्त का हुआ कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष हुआ।
संघर्ष हुआ तो वही मृत्यु वाली इसने रणनीति अपनाई। इसने अपनी पुत्री चंद्रावती इसका विवाह कर दिया वामकन के तरह से। तो देखिए इससे क्या लाभ हुआ कि ससुराल बने वामकन के चंद्रगुप्त के यहाँ। तो इससे सबसे ज्यादा फायदा ये मिला कि उसकी एक सीमा प्रोटेक्ट होगी, सुरक्षित होगी, क्योंकि उसे ये पता लग गया कि अब ये बंदा तो मुझ पर हमला नहीं करेगा। तो ये एक दूरदर्शिता का एक परिणाम था जिसने उसको इस प्रकार की शादी करने के लिए और अपनी पुत्री का विवाह वामकन करने के लिए एक बेहतरीन चीज को किया। अब अगर उसके साम्राज्य विस्तार की बात की जाए तो वो पश्चिम में बैक्टीरिया से लेकर बंगाल तक था। बैक्टीरिया क्या बना हुई, क्या जीवाणु को बैक्टीरिया कहेंगे? बिल्कुल नहीं। बैक्टीरिया उस समय रोम साम्राज्य का खंड था जो कि पश्चिम में अफगानिस्तान तक अब तक विस्तृत हो चुका था। इसलिए कहेंगे कि उसका साम्राज्य विस्तार बैक्टीरिया से लेकर बंगाल तक था, जो कि बेहतरीन शासन होने का अपने को प्रमाण देता है। नागवंश के राजा कुबेर, इनके साथ भी इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपनी सीमाओं को सुदृढ़ करने का किया। ठीक है, और ये सब हमें कहां से पता लगता है? ये सब हमें पता लगता है मेहरौली के अभिलेख से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभिलेख, प्रशस्तियां, लिटरेचर, ये सभी कुछ। ठीक है ना बच्चों? अब इतना विकास हुआ, इतना कुछ हुआ, लेकिन उसी समय में एक हमला हो गया था खूनों का। ठीक है, जो खूनों का हमला इसके बाद ही होगा, अपने अगले अध्याय में चर्चा करेंगे इस पर। लेकिन ये जो हमला था खून थे कौन? खून थे मध्य एशिया के लोग, बहुत ही बहादुर, बहुत दिलेर। क्यों? भारत के पास तो संसाधन थे, बेहतरीन संसाधन थे, तो हर देश को भारत देखता था कि यहाँ पर हमला करो। भारत के लोग कभी किसी विदेशी पर हमला करें ऐसी संभावना बिल्कुल नगण्य है, क्योंकि बाहर क्यों जाएंगे? पश्चिम में अफगानिस्तान का क्षेत्र जहां पर कोई भी खेती बाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं, कृषि नहीं, संसाधन बहुत कम है, लेकिन भारत संसाधनों से भरपूर। तो हर किसी बाहरी व्यक्ति को, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो, उसको दिखता था भारत कि यहाँ पर जाए, कब्जा करें, यहाँ के संसाधनों का दुरुपयोग जो भी किए वो करें हम। ठीक है ना? तो इसी संदर्भ में उन्होंने हमला किया, लेकिन विद्या, उसकी बहादुरी, उसकी शौर्यता, इन सब के कारण कोई भी पंगा नहीं ले सका। इसके बाद आता है कुमारगुप्त। ठीक है ना? उसी चंद्रगुप्त जो द्वितीय था उसका पुत्र था कुमारगुप्त। तो बच्चों आया इसके बाद कुमारगुप्त। हालांकि इसने कोई तीर नहीं मार दिए थे, तो इसका कोई इतिहास में इतना ज्यादा जिक्र नहीं मिलता है हमें। और इसका जो कालखंड था वो तो 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक लगभग इसने 40 वर्ष शासन किया अपने दादाजी के नाम पे। ऐसा उल्लेख मिलता है हमेशा के द्वारा यह वर्णन किया गया है कि इसने 623 मुद्राएं जारी की। ठीक है, वो जो पानी पी है, हाँ जी, उसने 623 मुद्राएं जारी की थी, इस प्रकार का हमें उल्लेख मिलता है। और इसका एक सबसे बड़ी जानकारी है कि स्कंदगुप्त का भी अभिलेख, इससे भी बहुत सारी जानकारी मिलती है बच्चों। ठीक है ना? और इसने अपने राज्य को बहुत सारे बाहरी विद्रोहियों से बचाए रखा था, जिसमें कि पुष्यगुप्त की जातियों का विद्रोह शामिल था। और इसने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय भाई कोई स्कूल, यूनिवर्सिटी, राजनीति तो बच्चों प्राचीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो दो यूनिवर्सिटीज थी, दो विश्वविद्यालय थे, वो तो तक्षशिला, इसमें आचार्य चाणक्य पढ़ाते थे, और दूसरा था नालंदा। अब
अभी भी नालंदा के अवशेष बिहार में विद्यमान है। इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी, ठीक है ना दोस्तों। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लगभग 10,000 बच्चे पढ़ते थे, विश्व भर से बच्चे वो आते थे। इसके बाद आया स्कंदगुप्त राज सिंहासन पर बैठा, उसका उल्लेख मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में, और आते ही इसने बहुत सारे जो उस पर हमले हुए थे, ठीक है ना दोस्तों। स्कंदगुप्त लेकिन स्कंदगुप्त जैसे आया उस पर हमले हो गए थे। उसने कुछ इन हमलों को अच्छी तरह से उसका विरोध भी किया, प्रतिकार भी किया, इसमें वो सफल रहा। इसका उल्लेख जो है स्कंदगुप्त के और जूनागढ़ अभिलेखों में मिलता है, और कुछ साहित्य में हुनों के आक्रमण के बारे में भी पता लगता है बच्चों, ठीक है ना। तो उसने एक जो कहेंगे ना अपने प्रजा वत्सल कार्य किए, तो वो किए थे सुदर्शन जी। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। देखिए बच्चों, उस समय कृषि वैसे तो डिपेंड थी वर्षा पर, ठीक है ना, वर्षा होगी तो खेती होगी, लेकिन झील का निर्माण करवाना चाहता है कि मुश्किल समय के लिए पानी को बचा कर रखा जाता था, ताकि वक्त आने पर उसका उपयोग किया जा सके। और ये जो झील है ये वास्तुकला का भी एक उत्कृष्ट नमूना है, जिससे हम कह सकते हैं कि उसकी वास्तुकला समय की कितने शिखरों पर चुकी होगी, है ना बच्चों, बहुत ही अच्छा। और इसी से हमें पता लगता है कि वो एक प्रजापालक और धर्म सहिष्णु राजा था, ठीक है ना। ये जो झील है ये वर्तमान सौराष्ट्र में है, और उसके बहुत सारे मंत्री संतरी भी थे, उनका भी उल्लेख है। अब हम बात करेंगे कला और साहित्य पर। देखिए जो हम पीछे पढ़े हैं, सबसे स्वर्ण काल, तो उस समय बहुत से मॉन्यूमेंट्स, बहुत से स्मारकों, बहुत से कलात्मक चीजों का निर्माण हुआ। अजंता में एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में आएंगे। जबरदस्त चीज है बच्चों, ठीक है ना। कभी जाओ आप देखना कितनी बेहतरीन कच्चीकारी, कितनी बेहतरीन उस समय के कला क्राफ्ट, कितना बेहतरीन वहां पर एक अनमोल मेल देखने को मिलता है। इस समय में इतना सौंदर्यकरण हुआ, इतनी चीजें बनी, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हमें उसको देखने मिलती है। जैसे दिग्वा का विष्णु मंदिर, भूमना का शिव मंदिर, नाचना का कोठार, पार्वती भित्री गांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इस तरह से कितने ही हैं जिनका हमें उल्लेख मिलता है। बोध गया, बोध गया में भी इन्होंने मठों का निर्माण कराया, मंदिरों का निर्माण कराया। बच्चों एक खास बात और बताऊं कि उस समय का जो शासन था वो एकदम धर्म निरपेक्ष था। ऐसा नहीं था कि अगर गुप्त है वो सनातन धर्म का पालन करते हैं, उसके फॉलोअर हैं, तो वो किसी गुप्त धर्म को मानने वाले या बौद्धों के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा चलाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हर धर्म को समान आदर दिया जाता था। इसका उल्लेख मिलता है कि उस समय में उन्होंने कुछ बौद्ध विहार और मठों का निर्माण करवाया, ठीक है ना बच्चों। कला और साहित्य के अगले क्रम में बात करेंगे मथुरा, सारनाथ, इन सभी अभिलेखों से मिले हुए कुछ सामग्रियों की, जिन्होंने बताया कि गुप्तों का साम्राज्य किस तरह से स्वर्ण का था, उन्होंने कितने बेहतरीन चीजों का प्रतिपादन किया। उसके अलावा उन्होंने गुप्त संवत भी चलाया। गुप्त संवत के अलावा उन्होंने ऐसे बहुत से काम किए जो हमें उनकी कला के उत्कृष्ट होने के बारे में बताते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात नवरत्न थी। नवरत्न कौन कौन से, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कालिदास। कालिदास कौन नहीं मिला था, एक ब्राह्मण कहने को, लेकिन इनके द्वारा लिखे हुए कुछ नाटक आज भी विश्व भर में है, चाहे वो शकुंतला,
कर्नाटक को, चाहे वो कुछ भी हो। उसके अलावा विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस कौन नहीं जानता। इस प्रकार से उस समय का जो उनका दरबार था वो नवरत्नों से भरा रहता था। दरबार में न केवल सिर्फ साहित्य लिखने वाले थे, बल्कि उसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए बहुत से लोग थे जिनका हम जिक्र करेंगे। आर्यभट्ट की ग्रंथ से कौन परिचित नहीं है। शून्य की खोज की और एक क्रांतिकारी युग की शुरुआत हुई गणित में। उसके अलावा उन्होंने ज्योतिषी को बताया। उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से दशागति सूत्र आर्यश्रेष्ठ ग्रंथ के द्वारा उन्होंने अपने पृथ्वी की दिशाओं के उनके घूमने के बारे में बताया था। उससे पहले कुछ विद्वान यही मानते थे कि धरती नहीं घूम रही, सूर्य घूम रहा है, लेकिन उन्होंने बताया कि ये सब मिथ्या बातें हैं। उन्होंने ग्रहों की गति की गणना करने को बताया। उन्होंने बताया किस प्रकार एक वर्ष, जो वर्तमान में एक वर्ष है, उस वर्ष में, उस अवधि में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और इसी का परिणाम हमारी जलवायु, हमारे मौसम, हमारी ऋतुएं हैं। उन्होंने बताया किस तरह जो वृत्त है, जो गोला है, ठीक है ना, उसकी त्रिज्या और उसके क्षेत्रफल, उसके परिमाप आदि में कैसा संबंध है, और इस संबंध का विशेष अनुपात होता है पाई, जिसका मान होता है लगभग इतना 3.14। और ये वर्तमान गणित उसके 1700 सालों बाद लिखी गई, उसमें भी उतना ही प्रासंगिक है और उतना ही माना जाता है। तो इतने पुराने समय में होने के बाद कितनी एग्जैक्ट गणनाएं उन्होंने की थी। आर्यभट्ट के बाद एक आए थे रह-मिहिर का नाम तो लेते ही सभी को याद आ गया होगा। ये थे डॉक्टर वैसा चिकित्सा से जुड़े हुए। इन्होंने यूनानी औषधियों पर भी कार्य किया, क्योंकि उस समय सिकंदर आदि भारत से गए थे, भारत की पश्चिमी सीमा विक्टोरिया से लगी थी, तो कहीं ना कहीं उनसे व्यापार था, हमारे संबंध थे। तो स्वाभाविक सी बात है, इसका असर उस समय के औषधियों या उस समय की चिकित्सा प्रणाली में भी रहा था। रह-मिहिर पहले थे जिन्होंने रोमों के पोलिश के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अलावा उन्होंने पंच सिद्धांत का, बृहद संहिता, बृहद जातक, इन ग्रंथों के बारे में भी अपनी विवेचना दी। ब्रह्मगुप्त आए, ब्रह्मगुप्त ने ज्योतिषी, खगोल शास्त्र और ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत देखिए बच्चों, उस समय उन्होंने ग्रहों की गति, उनके चाल, उनके एक सीध में आने की ये सभी गणनाएं कर ली थी। सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में वो जान चुके थे, कब आएंगे, क्या उसकी तारीख होगी। देखिए बच्चों, आज के वैज्ञानिक बड़ी बड़ी दूरबीनों से, बड़े बड़े टेलीस्कोपों से और सैटेलाइट के अध्ययन से ऐसे असंख्य चीजों से जानते हैं कि अब ग्रहण कब होगा, क्या उसकी दिशा होगी। लेकिन प्राचीन भारत आज से करीब 1700 वर्ष पूर्व तक ही ये लोग जान चुके थे कि कैसे होगा, और वो भी बिना किसी बड़े उपकरणों की, केवल गणितीय विवेचना के आधार पर इन सभी चीजों की गणना कर देते हैं। उससे हम जान सकते हैं कि हमारा इतिहास कितना कितना स्वर्णिम रहा होगा, ठीक है ना। उन्होंने कुछ गणितीय बातों की भी विवेचना की, जैसे त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, जो आपने इसमें में पढ़ी होगी ना, साइन थीटा, कोस थीटा। तो देखिए बच्चों, साइन थीटा, कोस थीटा के बारे में वो भी जानते थे। उसे वो कहते थे कोज्या, स्पष्टज्या, इस तरह से त्रिकोण कोज्या, त्रिकोण स्पष्टज्या, ज्या, इस प्रकार की टर्म से वो इनको संबोधित करते थे। इसके बाद आए थे हमारे वादभट्ट। इन्होंने अष्टांग हृदय नाम से सिद्धांत को प्रतिपादन किया। वादभट्ट आयुर्वेद विज्ञान में बहुत ही जाने माने महत्वपूर्ण नाम है। बाबा रामदेव भी कहते हैं कि वादभट्ट ने कहा कि भोजन करने के पश्चात 40 मिनट तक पानी में पीने, जठार अपनी जो हमारे पेट की अग्नि है उस पर प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक है ना। तो देखिए इतने पुराने समय में होकर कितनी महत्वपूर्ण विवेचनाएं दी, जो आज के हमारे दैनिक जीवन में कितनी ही
प्रासंगिक है। इसके अलावा कलाम ऋषि, उन्होंने वैशेषिक दर्शन के बारे में बताया, नागार्जुन ने धातु रसायन के बारे में बताया। उसके बाद है चरक और सुश्रुत ने सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्जरी की, शल्य चिकित्सा की, और जो थे चरक द्वारा लिखी हुई चरक संहिता आज भी भारत के आयुर्विज्ञान में उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय में रही होगी। और आज तो जो आयुर्वेद के बच्चे इसको पढ़ते नहीं है ना बच्चों। तो इस तरह कह सकते हैं कि उस समय का जो शिक्षा प्रणाली, उस समय का जो विज्ञान था, साहित्य था, कला संस्कृति, वो बहुत ही उन्नत हो चुकी थी और उस समय हम एक स्वर्ण युग में जी रहे थे। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पर पूरा होता है। इसके बाद हम लोग समाज के कुछ और उपलब्धियों के बारे में जानेंगे और हम ये जानेंगे कि किस तरह से इतने महान साम्राज्य का पतन हो गया। धन्यवाद।